हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। ये हम एनसीईआरटी सार संग्रह से जो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किए हैं उसका ये अगला टॉपिक है, अगला वीडियो है। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिकार, मतलब उच्चतम न्यायालय के बारे में। जैसे आज का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसके पूरा जो अनुच्छेद देखेंगे कौन अनुच्छेद में क्या है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास में। आप अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कुछ टाइम निकाल के, तभी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। 2-4 सेकेंड देखने से किसी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो सकता है, आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को जब भारत की संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, अर्थात जब भारत गणतंत्र हो गए उसके 2 दिन बाद भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारत में संविधान लागू किया कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 जनवरी 50 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गए। आगे है भारत के जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था मूल संविधान के तहत, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या हुआ करते थे 8। 1950 में 8 थे, लेकिन 1956 में इसे फिर से बढ़ाया गया संशोधन करके 8 से 11 कर दिया गया। फिर 1978 में ये मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ के हो गया था, 78 में हो गया 18, 11 से 18। फिर 1986 में हो गया 86 में हो गया 18 से 26। फिर 2009 में इसे जो है बढ़ा के 26 से 31 कर दिया। वर्तमान में इसे जो है फिर बढ़ा गया, तो अभी वर्तमान में 34 गो है। 33 गो अन्य न्यायाधीश, एगो मुख्य न्यायाधीश, टोटल अभी 34 गो न्यायाधीश होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने होता है, तो अभी 34 होता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं कहाँ कहाँ बढ़ाया गया। पहले 8 था, फिर 56 में इसे 11 किया गया, फिर इसे 78 में इसे 18 किया गया, 86 में इसे 26 किया गया, और 2009 में इसे 31 किया गया। वर्तमान में 34 है अभी सदस्य। आगे देखते हैं दूर संचार विवाद का निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूर संचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण को निर्णय का चुनौती कहाँ दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। आगे क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन का निर्धारण किसके द्वारा, तो ये संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट, संसद में 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब मिलकर यह इसका निर्धारण करेगा। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है, तो ये संसद को है। ये जो वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो ये सब संसद को, पार्लियामेंट को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब किसी को हटाना है तो कौन प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। आगे है सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से अगर रिटायरमेंट हुआ तो किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन पर वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर किसी अन्य स्थान पर सुनवाई हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त कितना होता है, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो 134 का अनुच्छेद 134 के 1 जो है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। आगे है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितना हो सकता है, 5 गो। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश क्या गो हो सकता है, तो 5 गो, मिनिमम 5 गो हो सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वेतन भत्ते और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन कहाँ से दिया जाता है, भारत के
संचित निधि से दिया जाता है। अगले क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आगे देखते हैं इसके बारे में, कुछ अनुच्छेद है मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आगे है, कहता है संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में केंद्र से रिलेटेड अनुच्छेद और मतलब विभाग का चर्चा है। तो उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक केवल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया। 124 से 147 अनुच्छेद 124 में पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। भारत में मतलब अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके स्थापना गठन की प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में है कि अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 126 के तहत। आगे 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद आगे है 128, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। 128 में जो है कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने का और बुलाया जा सकता है, ये सब प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में घोषित करता है। अनुच्छेद 129 किसी मामले पर जो कोई निर्णय दिया उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके देख के आगे की भी सुनवाई की जाती है। आगे है अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान निर्धारण करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की ये शक्ति है। अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण। आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण कौन? अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति का प्रावधान। आगे है अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। मतलब उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय के पुनर्विचार के शक्ति के बारे में उल्लेख है। 137 के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 141 कहता है अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय में का बाध्यकारी होगा। मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि है, नियम है, सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141। 37 में है कि निर्णय पर विचार करने की शक्ति है। 41 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित जो है घोषित जो विधि है सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन। मतलब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई सुझाव ले सकते हैं, लेकिन ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 145 इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। कहता है 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम एवं शक्ति की दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान कौन? 146। आगे है ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा मतलब संचित निधि से दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे है केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। क्या कौन शक्ति के अंतर्गत? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाला विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति को इसके अंतर्गत आता है, तो इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। आगे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कौन बाद में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसमें संविधान के मूल ढांचे का मतलब बाद
का सिद्धांत को बाद को प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1773। इसमें संविधान के मूल ढांचे पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अभी पढ़े थे अनुच्छेद 137 में पुराना जो निर्णय दिया उस पर पुनर्विचार करने का ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विलोकन कर सकते हैं। आगे है, भारत के संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। बुनियादी जो है ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकार का परिवर्तन। मूल अधिकार से रिलेटेड जो है इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक कहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। अब आगे क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों को क्या क्या उन्मुक्तियाँ प्राप्त है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे अनुच्छेद 121 में है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण से संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसे संसद में चर्चा, आचरण से संबंधित संसद में चर्चा नहीं होगा। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसा न्यायाधीशों को हटाने की प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जाए। जब वह प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव चलेगा तब उसके आचरण पर चर्चा हो सकता है। यह है अनुच्छेद 121 में। अब है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना से संबंध में सख्ती का प्रावधान किया गया। अवमानना के संबंध में सख्ती का प्रावधान कब किसमें किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय में 129 में और उच्च न्यायालय में 215 में। आगे है, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका है, भारत के किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 124 के साथ। कोई व्यक्ति जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका है वो किसी अन्य न्यायालय या कोई चीज़ में कार्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 124 के साथ के तहत कहा जाता है। आगे है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ये जो है मतलब कि मूल अधिकार के विरुद्ध हम कब जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में तो 32 और उच्च न्यायालय में 226, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत हम जा सकते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो ये है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत? यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आगे, कानूनी मामला पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है मानने को। आगे है, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाते हैं। यह धारण गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया है। क्या किया है? तो मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपना ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी।
आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार का सुरक्षा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भाग में। पहला है संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 132। दूसरा है सिविल विषयों से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 133। और आपराधिक विषय से जुड़ी अपील है 134, अनुच्छेद 134। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील 136। ये 4 प्रकार के इसका जो अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 भाग में है। संवैधानिक विषय 132, सिविल विषय 133, आपराधिक विषय 134, विशेष अनुमति 136। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो ये 10 वर्ष है। कितने वर्ष है? तो ये 10 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। आगे है, लोकहितवाद PIL की संकल्पना उद्गम किस देश में हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। लोकहितवाद की संकल्पना कहाँ उदय हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 127 के तहत है। इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, अब यहीं तक हम ये सर्वोच्च न्यायालय का ये वीडियो को हम लास्ट करते हैं। कैसा लगे आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।